लास्ट क्लास में न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, डीएनए और आरएनए हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसका फॉर्मेशन और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनती है, स्पेशली डीएनए, ठीक है ना, क्योंकि डबल हेलिक्स है तो न्यूक्लिक संरचना किसको होती है, डीएनए में। तो न्यूक्लिक एसिड की अगर अपन बात करें, कल मैंने छोटी सी एक बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड का जो वास्तव में कंपोजिशन वो क्या है, शर्करा प्लस बताओ फॉस्फेट समूह प्लस बताइए नाइट्रोजन क्षार। आज हम इनका यूज करके बताएंगे कि किस तरह से एक द्विकुंडली संरचना बनने वाली है, ठीक है ना, डीएनए की। तो यहाँ पर शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप एंड प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो बेटा देखो यहाँ पर कि जो शर्करा थी ये हमने कल डिस्कस कर ली थी, राइबोस थी किस केस में, अगर ये क्या है, इन केस ऑफ आरएनए। और डीऑक्सीराइबोज है राइबोज किस केस में बेटा, इन केस ऑफ डीएनए, ठीक है ना। इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप दोनों में कॉमन है, PO4 3- आयन। एंड नाइट्रोजनस बेस हमने कल भी बात की थी, दो तरह के होते हैं, राइट। एक बात की थी हमने प्यूराइन, और एक बात की थी हमने पिरामिडीन। फिर हमने ये भी बता दिया था आपको कि इसमें दो होते हैं, एडेनाइन जिसको ए से कनेक्ट करते हैं, और एक होता है ग्वानाइन, है ना, जिसको बेटा किससे कनेक्ट करते हैं, जी से। और इसके अंदर टोटल 3 होंगे, बताइए। साइटोसाइन आपने पढ़ा था, ठीक, साइटोसाइन। और क्या पढ़ा, यूरासिल, और एक और इंपॉर्टेंट विच इज थायमिन। तो ये पॉइंट आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्या क्या होता है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। अगर मैं डीएनए का निर्माण करना सिखाऊंगा आपको तो कैसे बनेगा। डीएनए बनने के लिए जरूरी है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण, ये पहला स्टेप, राइट। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड तो बड़ा सिंपल सा है। न्यूक्लियोसाइड इक्वल्स टू शर्करा लिया प्लस नाइट्रोजनस बेस, 1 नाइट्रोजनस बेस, इसको मिलाकर बनता है न्यूक्लियोसाइड। यहां मेरा कहने का मतलब है कि एक शर्करा होगी आपके पास, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, इन केस ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोस, प्लस इन में से एक नाइट्रोजनस क्षार, वो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। शर्करा के साथ कौन ऐड होगा, यहां पर ये ऐड होने वाला है। बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन ग्रुप जो होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो डीएनए का नाइट्रोजन बेस का और शुगर के साथ कार्बन का बेस हो जाएगा, तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड बेसिकली अगर अपन डीएनए की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड उपस्थित होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड आर प्रेजेंट इन डीएनए। तो वो कैसे कैसे होंगे, उनको किस बेस पे अपन देखेंगे बेटा, उनको अपन लोग देखेंगे इस बेस पर। देखिए यहां पर, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। देखिए, यदि आपके पास शर्करा, फर्स्ट नंबर शर्करा प्लस एडेनिन है, क्या है, एडेनिन है, क्या है, एडेनिन है, तब उस केस में जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, तो एडेनिन तो क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया आपकी शर्करा, ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन क्षार, इक्वल टू जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसे बोलेंगे एडेनोसिन। क्या बोलेंगे, एडेनोसिन न्यूक्लियोसाइड। सेकंड, अगर शुगर है प्लस, सपोज करो आपके पास कौन हो गया, साइटोसिन, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एडेनोसाइड हो गया ना, एडेनोसाइड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड में ये एडेनोसाइड हो गया, और ये हो जाएगा बताओ साइटोसाइड।
एडिनोसाइट साइटोसिन, ये मतलब उसके बाद ऐसे आप बोले लो थर्ड एंड फोर्थ, शुगर तो दोनों में कॉमन है। मान लीजिए आपके पास आता है थायमिन, थायमिन थायमिनोसिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं तो बढ़िया, थायमिनोसिन। अच्छा ये बताइए आगे कौन सा बचा। अब सुनो, 5 में से एक होता है यूरेसिल, एक होता है थायमिन। तो डीएनए में तो होता है थायमिन और उसमें होता है यूरेसिल। तो अपने पास एडेनिन, अब बचा अपने पास ग्वानिन, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन, इस तरह से टोटल बन जाता है। ठीक है ना, इनको एक बार चेक कर लेना। एडिनोसाइट, आई थिंक एडिनोसाइन ही है ये, ठीक है ना, और साइटोसाइट, इसको एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो कुल मिला के सबसे ज्यादा क्या बनने वाला है, न्यूक्लियोसाइड। तो मैंने एक सिंपल एक एग्जांपल लिया है, इसको करेक्ट ही कर देते हैं। तो ये 9 में एडिनोसाइन ही है, एडेनोसाइन, ये हो जाएगा साइटोसिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या कह रहा है, आपने क्या बना लिया, न्यूक्लियोसाइड। स्टेप सेकंड में जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड ये किसके साथ जुड़ेगा, फॉस्फेट सम। न्यूक्लियोसाइड इक्वल्स टू फॉस्फेट सम इक्वल्स टू बनेगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ये बन जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ये बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड वास्तव में क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, न्यूक्लियोटाइड इक्वल्स टू शुगर प्लस एनबी नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, तो ये दोनों मिलके क्या बना न्यूक्लियोसाइड है ना, उसमें क्या ऐड करना फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। और स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड होता है आपका एन न्यूक्लियोटाइड्स गिव्स, बताओ पॉली न्यूक्लियोटाइड। जब n संख्या में आप इनको ऐड कर दोगे विशेष क्रम में, ठीक है ना, विशेष क्रम में इसको ऐड कर दोगे तो यहां पर विशेष क्रम में ये बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला बन जाएगी, तो एक श्रृंखला बन जाएगी। अब अगर मैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को स्टेप 4 में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला ये वाली और दूसरी श्रृंखला को इस तरह से ऐड कर दूं तो ये बन जाता है डीएनए मॉलिक्यूल, जिसमें यहां पर स्टेप आते हैं नाइट्रोजन बेस। समझ आ गया। तो ओवरऑल जो हमने कहानी पढ़ी है यहाँ पर डीएनए फॉर्मेशन के वो कुछ स्टेप्स में, सबसे पहले क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, सुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार, एक नाइट्रोजन क्षार कोई सा भी हो सकता है। टोटल उनको मिला के देखें तो देखो डीएनए हो चाहे आरएनए, डीएनए और आरएनए में से प्रत्येक में 4 होते हैं नाइट्रोजन क्षार। अंतर क्या आ जाता है कि डीएनए में थायमिन होता है बट आरएनए में यूरेसिल होगा, बाकी 3 कॉमन रह गए। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये न्यूक्लियोसाइड बनाने के बाद, जब न्यूक्लियोसाइड बन जाता है उसके बाद अगले स्टेप में ये न्यूक्लियोसाइड अपने साथ किसको ऐड कर लेता है, फॉस्फेट ग्रुप को, तो क्या बना देता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब फिर मैं ये भी कह सकता हूँ सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट को। जब ये न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड एक विशेष क्रम में ऐड होकर n नंबर्स में पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर केवल एक श्रृंखला ले जाए, सिर्फ एक श्रृंखला, तो यहाँ पर मैं उसमें कह भी सकता हूँ कि ओनली वन जो चेन बनेगी वो आरएनए का फॉर्मेशन करेगी, और अगर डबल हेलिक्स हो जाती है तो किसका फॉर्मेशन करती है, विशेष क्रम में डीएनए का। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बेसिक डिस्कशन कर लिया। अब इंपॉर्टेंट बात आगे चले, दोनों में क्वेश्चन आता है डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए, डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। तो क्या कितने अंतर पढ़ोगे बताइए। देखिए डीएनए व आरएनए में अंतर, डिफरेंस। तो देखो डीएनए में क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें डीएनए में तो कहां मिलता है, केंद्रक में गुणसूत्रों के साथ, केंद्रक में गुणसूत्रों में वहां पर, ठीक है ना। इन न्यूक्लियस विद बताइए क्रोमोसोम्स, इसकी पोजीशन क्या होगी, कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य में होगा इन साइटोप्लाज्म। सेकंड पॉइंट
4 नाइट्रोजनी शार्प, नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, इनका सिंबल ही लिख देना आपको याद होगा, एडेनिन, ग्वानिन मतलब थायमिन एंड साइटोसिन उपस्थित। यहां क्या होगा, 4 नाइट्रोजिनस बेस इधर भी है, वो कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल एंड साइटोसिन। यहां पर अंतर आता है, ये यूरेसिल हो गया और ये क्या हो गया मैडम, बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 3, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा उपस्थित होती है और यहां क्या होती है, राइबोस शर्करा। नंबर 4, आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है ये, रेस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिकल प्रॉपर्टीज, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। इधर आ जाते हैं, ये किसके लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए रेस्पॉन्सिबल, पढ़ा था ये ना 11 में, यानी बड़ा प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और नंबर 5 थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 5 बताइए क्या बनेगा नंबर 5 में, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। आपके पास क्रोमोसोम की कंडीशन आ गई, आपने पोजीशन बता दिया, आपने बेस बता दिया, आपने डीऑक्सीराइबोस बता दिया, आपने इसका फंक्शन भी बता दिया कि इनके क्या काम होने वाले हैं। आरएनए का काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस और इसका क्या काम होगा, आनुवंशिक गुणों का संश्लेषण, ठीक है ना। और कोई डिफरेंस हो सकता है अपने पास नंबर 5 पर, बताइए एनी अदर डिफरेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, नहीं है कोई डिफरेंस, पढ़िए अभी स्ट्रक्चर पढ़िए। इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, द्विकुंडलित संरचना होती है, और इसकी बताइए, इसकी सिंगल स्ट्रैंड एकल रज्जु, केवल एक ऐसा रस्सी जैसा, ठीक है ना, एकल रज्जु बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर होती है। कहानी समझ में आ गई। तो ये केस हो गया यहाँ पर डिफरेंस का। तो ये था हमारा न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ा सा पोर्शन, और ये हमारा थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड के बारे में पोर्शन था। कल से लेके आज तक हमने पूरा न्यूक्लिक एसिड डिस्कस कर लिया, फंक्शन डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब इसको खत्म करते हैं और एक नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, वो है विटामिन्स, बायोमॉलिक्यूल्स में विटामिन्स। विटामिन्स तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्या होते हैं विटामिन्स, बताइए। अभी पढ़े हैं 9th 10th में विटामिन्स, अभी पढ़े क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करोगे विटामिन्स, बरोबर, कैसे डिफाइन करोगे, आता है विटामिन है, देख लो, सोच लो, चलो कोई बात इधर देखो। एक्चुअली क्या विटामिन के बारे में हम कुछ विशेष पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला विटामिन की प्रस्तावना, फंक ये साइंटिस्ट है, नहीं पहला तो बेसिक पॉइंट, ठीक है। फंक क्या हो, फंक नहीं है ना। और दूसरी बात, विटामिन क्या होता है, वाइटल मींस वाइटल अमाइंस, जिनके बॉडी के लिए इतनी जरूरत होनी चाहिए और इतने जरूरी हैं ये कि बॉडी में देखो ना तो सेल का फॉर्मेशन करेंगी और ना ही ये किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी करनी है, लेकिन इनकी अगर एब्सेंस हो जाए तो विशेष प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो विटामिन्स है, विटामिन्स सेल फॉर्मेशन यानी कोशिका निर्माण व एनी अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी
जैविक कार्य में भाग नहीं लेते। फिर क्यों जरूरी है भाई? परंतु थर्ड पॉइंट लिखते हैं, विटामिन की कमी के कारण, विटामिन की कमी से, बाय डेफिशिएंसी विटामिन विशिष्ट रोग हो सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देंगे अभी, है ना? पहली बात हो गई बेसिक, मैंने बहुत बड़ी बात नहीं बताई है, तो नहीं मारनी है हमारी बताता सब कुछ, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं कि विटामिन की जो प्रस्तावना है, क्या काम करने वाला है, विशिष्ट रोग क्या होंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक, वो है टाइप्स ऑफ विटामिन। टाइप्स ऑफ विटामिन, दो तरह के होते हैं विटामिन, एक जो जल में मिल जाते हैं और एक जो जल में नहीं मिलते। तो सर जल में नहीं मिलेंगे तो किस में मिलेंगे? वसा मिले। एक होते हैं वसा मिले विटामिन और एक होते हैं बेटा जल मिले विटामिन। इनको याद करना बड़ा आसान है। वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, और एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल मतलब कोई रटना नहीं है, वो इतना इजी है कि वाटर सॉल्युबल जो है ना, इनको याद कर लो। फैट सॉल्युबल अपने आप कर रहे हैं, बताओ बी एंड सी विटामिन, ये दो कौन से हैं? पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब बचे कौन से? ए बी सी वो आ गया, डी ई ए, ये जो विटामिन है कुछ बुक्स में एच भी दे रहे हैं ना, और अपन लोग बेस पढ़ रहे हैं। तो ए डी ई के, और अगर एच भी कम एच के होता है वो किसी में भी नहीं डिसॉल्व होता, ना फैट ना वाटर। तो बी और सी तो किस में जा रहे हैं? और बाकी किस में जा रहे हैं? और नॉट आ गया ये दो, विटामिन एच ना तो जल मिले ना ही वसा मिले, ठीक है ना, ये किसी में भी नहीं होता, समझ आने का। तो ये वाली बात अपन ने कर ली है। अब एक क्वेश्चन है अपन आता है पेपर में, पूछा जाता है कि क्या कारण है कि हमें विटामिन सी या बी की पूर्ति के लिए बार बार उसे बाहर से लेना पड़ता है, बार बार। इसका मतलब ये नहीं लेने पड़ रहे हैं, ये भी लेने पड़ रहे हैं, बट इनको ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि ये बार बार वाटर, ये फैट सोल्यूबल है, एक बार हमने खा लिया फैट में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा कम भी कर दोगे तो फैट में से यूज हो जाएंगे, बट ये किसमें सोल्यूबल है? जल में। तो ये क्या होता है, बॉडी में यूरिन के साथ बाहर आते हैं समय टू समय, है ना, टाइम टू टाइम, तो फिर उनकी कमी हो जाती है, जबकि इनकी फिर भी काम पे स्टोर हो जाते हैं। तो अभी अपन ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं पढ़ी है आज की क्लास में, हमने केवल न्यूक्लिक एसिड को पढ़ा, एडिनोसाइन, ग्वाडोसाइन, साइटोसाइन और थाइमिनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड पढ़े डीएनए के। यूरेसिल अगर अपन ले लें तो वो बन जाएगा आरएनए का। इसके अलावा मैंने न्यूक्लिक एसिड के अंदर के लिए बताया कि न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड से आपने क्या बनाया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की अगर एकल श्रृंखला बनती है तो आरएनए फॉर्म करता है ना, और अगर डबल हेलिक्स बन जाता है तो क्या बनता है, डीएनए बनता है। उसके बाद हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस, इसको डिस्कस किया। और उसके बाद बहुत छोटे लेवल पर अभी जो स्टार्ट हुआ है क्या पढ़ा, विटामिन क्या है और क्या फंक्शन रहता है और इनकी कमी से क्या क्या होने वाला है अपन पढ़ेंगे आगे। देखो अब जैसे बेसिक लेवल में बताओ, ए की कमी से अपन बात करते हैं, बहुत विशिष्ट रोग क्यों बोले, ऐसे रोग होते हैं जो अटपटे से होते हैं। कई बार आपने सुना होगा यार मुझे शाम को दिखना बंद हो गया या बहुत कम हो गया। स्किन जब देखो कितना ही ऑयल लगा लो, कुछ भी लगा लो, पसीना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सूखी सी सूखी है, इसका भी बेरी बेरी अजीब अजीब रोग होते हैं, तो विशिष्ट रोग हमें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनके रासायनिक नाम, पहला पॉइंट। दूसरा इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम, तो वो पेपर में आते हैं। और तीसरा पॉइंट कि इनकी कमी नहीं हो इसके लिए हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ अपनी जीवन शैली में प्रयोग करें, तो इनको पढ़ेंगे क्योंकि वो चीज एग्जाम में पूछी जाती है। समझ में आ गई।